Hello everyone, very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विश्व सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि तुम लोग सब जानते हो, तुम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अब लगभग समाप्त हो चुका है और अब तुम लोगों को थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई की शुरुआत करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात तो गांठ बांध लो, आज के इस एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे इनोवेटिव और सबसे बेहतरीन कोर्स है वो तुम लोगों का डिप्लोमा का कोर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के इस बेरोजगारी के युग में अगर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी किसी सेक्टर में है तो वो तुम्हारे ही सेक्टर में है। तुम्हारा कोर्स ऐसा कोर्स है जिसको पढ़ने के बाद सीधे नौकरी लगता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। लेकिन नौकरी तभी लगेगा जब तुम लोगों को तुम्हारे डिप्लोमा कोर्स में तुमने जो ब्रांच की पढ़ाई की है उस पढ़ाई पर पकड़ मजबूत है, तभी जाके तुम नौकरी को प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो तुम्हारे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू को अगर तुम फेस करोगे या किसी भी स्टेट लेवल जेई या सेंट्रल लेवल जूनियर इंजीनियर के एग्जाम को फेस करोगे तो वहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तुम्हारे ब्रांच पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर में तुमने कोई गलती की, पढ़ाई ढंग से नहीं की, तो वो क्षमा योग्य है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में अगर तुमने पढ़ाई ढंग से नहीं की तो वो क्षमा योग्य नहीं है। और अगर मन में ये होगा कि हम सेमेस्टर की पढ़ाई खुद से कर लेंगे और जब कंपटीशन की पढ़ाई आएगी तो कहीं कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, तो याद रखना है जीवन में चमत्कार नहीं होता है। अगर तुमको स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है तो अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। अब सब लोगों के मन में ये दुविधा होगा कि थर्ड सेमेस्टर आ गया, कहां पढ़ें, किन से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहां पढ़ें, किन से पढ़ें और कैसे पढ़ें, तुम्हारा जो कोर्स है और जो कोर्स का जो स्कीम है वो ऐसा है, जैसे इंटर की अगर तुम पढ़ाई करते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, अगर पसंद नहीं होता तो 1-2 महीना बाद हम कोचिंग या टीचर को बदलते हैं। यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां 3-4 महीना के बाद तो एग्जाम हो जाता है, तो पता चला जब आपको कि मामला बिगड़ रहा है तब तक समय निकल जाएगा। तो कहां पढ़ना है, किन से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये निर्णय तुम लोग कैसे करोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि तुम ना मेरा सुनो ना किसी कोचिंग वाला का सुनो। 25-26 के बाद तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा कॉलेज में। कॉलेज में सीनियर आएंगे या तुम्हारे कंसल्ट में तुम्हारे ब्रांच के जो सीनियर होंगे उनसे पूछ लेना कि भैया मेरा ये बना ब्रांच है, मेरे ब्रांच की सबसे बढ़िया पढ़ाई कहाँ होती है, मेरे ब्रांच के रिगार्डिंग में सबसे बेहतरीन टीचर कौन है, और आंख बंद करके उनके शरण में चले जाना। तो देखना जब तुम पास आउट होगे तो तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो डिग्री आ जाएगा और झोला उठा के घूमते रहोगे इधर उधर। क्योंकि जो सीनियर है ना वो भी स्टूडेंट रह चुके हैं, और जो स्टूडेंट हो ना, जो स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट होते हैं वो सबके बारे में जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपको कहाँ पढ़ना है, किन से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने कॉलेज के, अपने ब्रांच के सीनियर से कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, आप जब थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं,
जिन टीचर के साथ आप जुड़ते हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बनती है, एक फ्रीक्वेंसी बनती है, और थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद सिक्स आएगा। तो ऐसा नहीं कि थर्ड में आप पढ़ लिए कहीं और फोर्थ में आप चाहिएगा तो हम बदल देंगे, तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फोर्थ में जो भी पेपर आएगा ना वो कहीं ना कहीं थर्ड के पेपर से रिलेटेड होगा, फिफ्थ में जो भी पेपर आएगा फोर्थ और थर्ड से रिलेटेड होगा, सिक्स्थ में जो पेपर आएगा वो प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर के पेपर से रिलेटेड होगा। तो बेटर ये होता है कि आप किसी भी सीनियर से मिलें, उनसे पूछें कि हमको कहाँ पढ़ना चाहिए भैया बता दीजिए, और उन टीचर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो कोर्स या जो कोर्स का स्कीम है इसमें ना तो कोचिंग बदलता है ना ही टीचर बदलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और सीनियर आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर देगा। ठीक है, आप मेरा भी नहीं सुनिए, किसी का मत सुनिए। अगर हम लोग अच्छा पढ़ाएंगे तो आपके सीनियर जरूर आपको रिकमेंड कर देंगे कि भाई उनके पास चले जाइए, उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 पेपर पढ़ना है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसे मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट हम पढ़ाएंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का पूरा पेपर हम पढ़ाएंगे। तो आज चर्चा हम लोग करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर में, उसके सिलेबस के बारे में। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पहले हम बात करेंगे। इसमें 2 शब्द यहां दिख रहा है तुमको, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या है? तो फ्लूइड मैटर है, मैटर यानी कि द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो भाई ऐसा कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ स्थान को घेरता हो, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको मैटर कहते हैं। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। तो लिक्विड और गैसेस ऐसे मैटर है ना, ऐसे द्रव्य है ना जिनमें बहने की क्षमता होती है। तो ऐसे मैटर जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। हालांकि फ्लूइड का एक और डिफिनेशन भी है शियर स्ट्रेस के कंसेप्ट से, जिसको हम वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। अभी बताएंगे तो काफी ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि फ्लूइड एक ऐसा मैटर है जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे लिक्विड और गैसेस। अब हमारे सब्जेक्ट में जिस फ्लूइड पर हमारा पूरा स्टडी फोकस्ड होगा वो जनरली लिक्विड होगा, और लिक्विड में भी वाटर होगा। तो फ्लूइड के बारे में समझ गए आप कि भाई ऐसा मैटर जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। मैकेनिक्स किसको कहते हैं? पढ़े भी होगे ना। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे इंजीनियरिंग का जिसमें हम पढ़ते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर में जब कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स के प्रभाव में आने के बाद बॉडी किस तरीके से बिहेव करता है। तो बस फ्लूइड मैकेनिक्स में करना क्या है, बॉडी के बदले फ्लूइड कर देना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी फोर्स या प्रेशर फोर्स के प्रभाव में आने के बाद हमारा फ्लूइड किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पर चर्चा हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन। मशीन क्या है? तो पढ़े होगे बचपन से, मशीन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा थिंग है, एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज करता है। एक और चीज तुम मशीन में देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फैन एक मशीन है। स्विच बोर्ड पर जब तुम स्विच देते हो तो फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, जिसके बाद फैन घूमने लगता है। घूमता मतलब मैकेनिकल एनर्जी आता है। तो मशीन में जनरली हम लोगों को एनर्जी कन्वर्जन दिखने को मिलता है। तो मशीन का डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें एनर्जी कन्वर्जन दिखने को मिले, या एनर्जी कन्वर्ट होता हुआ दिखे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हाइड्रोलिक मशीन किसको कहेंगे? हाइड्रोलिक शब्द जो है यहां पर वाटर को बता रहा है। तो ऐसा मशीन जिसमें हम देखेंगे पानी के अंदर में भी एक एनर्जी होता है। इसको समझो, पानी के अंदर में भी एक एनर्जी होता है। इसको समझो, जैसे मान लो ये नदी का बहता हुआ पानी है, यहां पर हम बनाते हैं डैम। क्या बनाते हैं? डैम। तो तुम देखोगे नदी का बहता हुआ पानी, और अगर इसके सामने एक डैम बना दिए तो ये पानी कैसे बहेगा? नहीं ना बह पाएगा।
तब क्या होगा, पानी ऊपर राइज करने लगेगा, पानी ऊपर राइज करने लगेगा, पानी ऊपर राइज करने लगेगा। तो तुम देखोगे पानी जब ऊपर राइज किया ना, तो हाइट के वजह से पानी के पास एक एनर्जी आ गया, हाइट के वजह से पानी के पास एक एनर्जी आ गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर ऐसा पैसेज बना दो, एक गेट लगा दो और यहां से पेन स्टॉक लगा दो, यहां नोजल लगा दो और यहां पर एक रनर और यहां पर एक ब्लेड लगा दो। इसको हम लोग टरबाइन कहते हैं। तो जब इस गेट को हम खोलते हैं ना, तो पानी के पास एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इस गेट को खोलेंगे तो पानी बहते हुए आने लगेगा। जब पानी यहां पर पहुंचेगा तो बताओ तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। पानी यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से है, जिसको हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। तो पानी जब बहते हुए यहां आया तो बताओ तो हाइट कम ना हो गया? बताओ, हाइट कम ना हो गया जी। तो यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? कम हो गया। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है क्या? नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम देखेंगे क्या कि यहां पर जो हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सबका सब काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अब नोजल से क्या होता है? हाई वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो हाई वेलोसिटी से वाटर निकलता है या पानी निकलता है, वो इस ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा, जिसके वजह से मेरा रनर क्या होगा? घूमने लगेगा। टरबाइन क्या होगा? घूमने लगेगा, है ना। जब पानी क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा तो इसको धक्का देगा ना, धक्का की वजह से क्या होगा? ये घूमने लगेगा। मतलब तुम यहां पर देखो हो क्या रहा है, इस मशीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। तुम्हारे घर में हम लोग पंप लगाते हैं, बताओ तो। जमीन के नीचे पानी है, अब पंप लगाते हो तो क्या होता बताओ? पंप लगाते हो तो क्या होता बताओ? हम बिजली सप्लाई देते हैं ना, तो ये पंप घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी इसमें। तो इस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके ये पानी को क्या करता है? ऊपर पहुंचा देता है। पानी जब ऊपर जाता है इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है बताओ? पानी जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है? पानी में क्या आ रहा है? हाइट की वजह से क्या आ रहा है? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पंप और ये टरबाइन, इस दोनों में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? तो हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। और इसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। जब बिजली का सप्लाई देते हो तो पंप घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है जी? पानी में एक पोटेंशियल एनर्जी आता है जिसको हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब दोनों में एनर्जी कन्वर्जन तुमको दिखा, मतलब दोनों मशीन है। एक में क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, और एक में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। तो हाइड्रोलिक मशीन में हम उन मशीन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें या तो हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में दिखे, यानी कि टरबाइन, और या नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी की मदद से हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन दिखे, जैसे कि पंप। तो हाइड्रोलिक मशीन में हम लोग टरबाइन और पंप के बारे में पढ़ते हैं। तो यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। अब इसमें कंटेंट क्या है, ज़्यादा डिस्कशन तो आज हम नहीं करेंगे, बस एक बता दे तुमको पढ़ना क्या है। जैसे पहले यूनिट में हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जैसे कि फ्लूइड में कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, कैपिलरिटी होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, वेपर प्रेशर होता है, डेंसिटी होता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग को पढ़ना फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लूइड मेजरमेंट है। देखो, फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लूइड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मान लो, सपोज करो ये कोई फ्लूइड है टैंक में, तो ये जो लेयर है ना, जो एटमॉस्फेयर के साथ संपर्क में, इसको फ्री सरफेस लेवल कहते हैं। अगर तुमको कोई कहे कि भाई इस पॉइंट पर फ्री सरफेस लेवल से h हाइट नीचे यहां पर कितना प्रेशर होगा, फ्लूइड प्रेशर होगा, तो इसको निकालते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, जो कहता है P बराबर रो जी एच होता है। ठीक है, तो उसी फ्लूइड प्रेशर के बारे में हमको पढ़ना है। यहां पर जो फ्लूइड प्रेशर हम निकालेंगे उस फ्लूइड के लिए निकालेंगे जो स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि रेस्ट में है। उसके बाद फ्लूइड मेजरमेंट। फ्लूइड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो गेज प्रेशर। ये मेजर्ड प्रेशर, जो प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो फ्लूइड मेजरमेंट में सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे
कि गेज प्रेशर हम लोग किसे कहते हैं। थोड़ा सा लाइन कट गया है, जरा सा हम पॉज कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, लाइट ठीक है, प्रॉपर है। हाँ, तो फ्लूइड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर में क्या रिलेशन है। और दूसरा हम ये पढ़ेंगे, मान लो कोई पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही होता है, पाइप में पानी है, तो इस पॉइंट पर क्या प्रेशर है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे मैनोमीटर, है ना। मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल मैनोमीटर, या दो पाइप है, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है, इसके लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो ये कोई तुम्हारा टैंक है, इसमें कोई ऐसा प्लेट है, इस प्लेट पर देखो पानी यहाँ पर भी प्रेशर लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, सब जगह लगाएगा, तो इस प्लेट पर टोटल प्रेशर क्या लग रहा है। प्लेट इंक्लाइंड भी हो सकता है, प्लेट वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट पर कुल प्रेशर क्या लग रहा है वो निकालना है, और कुल प्रेशर किस पॉइंट पर एक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इमर्ज्ड बॉडी, डूबे हुए बॉडी पर टोटल प्रेशर क्या है और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। ये तुम्हारा यूनिट नंबर 1 है, बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड फ्लो के बारे में सेकंड यूनिट में हम लोग ये अभी तक जो चर्चा करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, यहाँ पर हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो ऐसे फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे जो स्थिर अवस्था में है। अब आ जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, मोशन में, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लो वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, जैसे यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मान लो ये कोई ऐसा कंडुइट है, कंडुइट मतलब पैसेज जिससे फ्लो हो रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना पानी इधर से आएगा उतना ही पानी इधर से जाएगा प्रति सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशन होता है डिस्चार्ज, क्यू से रिप्रेजेंट करते जिसको बोलते हैं A1 V1, तो जितना यहां पर डिस्चार्ज है उतना ही डिस्चार्ज यहां पर भी होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में मान लो इसका एरिया तुम्हारा A1 है, यहाँ पर वाटर का वेलोसिटी V1 है, यहाँ एरिया A2 है, वाटर का वेलोसिटी V2 है, तो जब क्रॉस हम बोले कि डिस्चार्ज A1 V1 होता है, तो जितना पानी इधर से आया उतना ही पानी इधर से गया, मतलब A1 V1 बराबर A2 V2, इसी को कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, या तो इस जगह पर तुमको एरिया दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालना है, या इस जगह का एरिया दे देगा, वेलोसिटी निकालना है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको पढ़ना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D फॉर्म में भी हम लोग को पढ़ता है, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी एक बेसिक तुमको आइडिया दिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं। इसके बाद बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, देखो फ्लूइड जब फ्लो करता है तो यहाँ पर भी एनर्जी होता है, फ्लूइड जब फ्लो करता है तो यहाँ पर भी एनर्जी होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी मेरा कंजर्व्ड है। 3 तरीके का हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कम होता है तो देखोगे जरूर या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और नहीं तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा, बस एनर्जी कंजर्व्ड होता है। तो ये बर्नौली इक्वेशन में पढ़ेंगे। बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है और कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो डिस्चार्ज मेजरमेंट। डिस्चार्ज क्या होता है, बताए थे ना, A1 V1, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यानी कि वाटर किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो डिस्चार्ज का मेजरमेंट करने के लिए 3 तरीके का डिवाइस पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब। इसके बाद है फ्लो थ्रू पाइप। देखो जब पाइप है ना, मान लो ये कोई पाइप है, इसे फ्लूइड का फ्लो होता है, तो फ्लूइड और इस पाइप के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है, जिससे फ्लो क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो फ्लूइड में फ्लो होता है प्रेशर हेड के वजह से, पढ़ोगे आगे सब धीरे धीरे। तो फ्लूइड का फ्लो कम हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर हेड कम हो रहा है। तो प्रेशर हेड में जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं लॉसेस इन द फ्लूइड फ्लो इन पाइप, और इसका मेन कारण तो ये फ्रिक्शन है। और दूसरा कारण ये भी है कि कहीं पर पाइप तुम्हारा अचानक से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कहीं पर पाइप तुम्हारा अचानक से इस तरीके से एक्सपेंड कर गया,
तो इसको इसके वजह से अगर प्रेशर हेड में नुकसान है तो लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो कुछ ये जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है ये माइनर लॉसेज है। फ्रिक्शन की वजह से जो नुकसान होता है उसको मेजर लॉस कहते हैं। तो फ्लो थ्रू पाइप में हम लोग पढ़ते ही हैं मेजर लॉस और माइनर लॉस के बारे में। मेजर लॉस जनरली फ्रिक्शन की वजह से होता है और इस लॉस को हम लोग निकालते हैं डार्चीज और चेजिज इक्वेशन से। उसके बाद माइनर लॉस तो हम लोग निकालते हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एनर्जी पर बेस्ड होता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें हम लोग को टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में पढ़ना है, तो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ जेट। देखो ये नोजल है, नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जैसे पानी जो होता है ना बड़े हाई वेलोसिटी से निकलता है, तो ये जो हाई वेलोसिटी पानी की धारा है इसे हम जेट कहते हैं। अगर इसके सामने कोई भी प्लेट होता है ना, तो ये हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ वाटर इस प्लेट के ऊपर में बड़ा जबरदस्त फोर्स लगाता है, इसी को कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट हम लोग को देखना है, मतलब फोर्स का कैलकुलेशन करना है जब प्लेट मेरा वर्टिकल होता है और मूविंग होता है, या प्लेट मेरा कर्व्ड भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस चैप्टर में इसको पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन तो बता ही दिए तुमको, और ये जनरल लेआउट है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का, ठीक है। उसका टरबाइन का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। 3 तरीके के टरबाइन हम लोग पढ़ेंगे अलग से, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन। उसके बाद देखोगे रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन, क्लासिफिकेशन में बताएंगे। तो रिएक्शन टरबाइन में जैसे पानी आया तो पानी एग्जिट भी तो करेगा, तो रिएक्शन टरबाइन में पानी को निकालने के लिए एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, नहीं तो पानी निकल ही नहीं पाता है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन और इफिशियंसी। इन तीनों टरबाइन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्क डन और इफिशियंसी का। इसके बाद पंप की बात करेंगे, ठीक है। पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे, उसमें कंसेप्ट ऑफ मल्टी स्टेजिंग, बहुत सारे पंप को जब जोड़ेंगे है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेजिंग में। प्राइमिंग एक मेथड है जिससे हम लोग कैविटेशन वगैरह से बचते हैं, तो कैविटेशन क्या है, प्राइमिंग है, उसके मेथड्स को पढ़ेंगे। मैनोमेट्रिक हेड के बारे में पढ़ेंगे, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, सब बताएंगे आगे। इसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। पंप 2 तरीके का पढ़ेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग, सब पर हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज एक सिलेबस का बस इंट्रोडक्शन दे दिए कि पढ़ना क्या है। अब ये निर्णय तुमको करना है कि तुमको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ये जो पेपर है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये लगभग 13-14 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और हम क्या बोलेंगे, आप अपने सीनियर से मिलिएगा, आपको बता देगा मेरे बारे में अच्छे से। अगर ज़रूर हम अच्छा पढ़ाए होंगे तो मेरे बारे में ज़रूर अच्छा कहेगा, और नहीं अच्छा पढ़ाए होंगे तो नहीं अच्छा कहेगा, है ना। अगर अच्छा कहेगा तो हमसे आंख बंद करके पढ़ने आ जाना, क्योंकि 3 दिन 4 दिन मेरा डेमो करके तुम ना तो हमको जज कर सकते हो ना कहीं और किसी को जज कर सकते हो। तो तुमको कहाँ पढ़ना है, किनसे पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ये तो तुम्हारे कॉलेज के सीनियर ही तुमको बता पाएंगे बाबू, ठीक है। हर लोग अपना प्रशंसा करता है, हर लोग अपना बड़ाई करता है, लेकिन तुमको ये निर्णय लेना है तुम्हारे कैरियर के लिए कौन सही है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही मेहनत से पैसा का जुगाड़ करके, बहुत लोग तो ऐसा होगा इसमें जो इसके पिताजी लोग खेत बेच के पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और ये तुम लोग 2-3 दिन में हम लोग को जज नहीं कर सकते हो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि तुमको कहाँ पढ़ना है, किनसे पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ये तो तुम्हारे कॉलेज के सीनियर ही तुमको बता सकते हैं, ठीक है। तो अपने कंसर्निंग ब्रांच के सीनियर से मिलना, और जिनको रिकमेंड करेंगे उनसे पढ़ना। इस सब्जेक्ट में जो बुक तुम लोग लोगे वो आर.के. बंसल खरीद लेना, सबसे अच्छा किताब है जिसको हम फॉलो करते हैं तुम्हारे डिप्लोमा प्लस जेई लेवल के लिए। इससे बेहतरीन किताब कोई नहीं है, इससे बेहतरीन किताब कोई नहीं है, ठीक है। इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा, और इसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम तुमको कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा हाँ, तुम्हारा ऐप में चलेगा कहाँ, देखो कोर्स तुम्हारा पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप में भी चलेगा और जय मैकेनिकल के ऐप पर भी चलेगा, लेकिन जय मैकेनिकल से ही परचेज करना। जय मैकेनिकल से इसलिए परचेज करना क्योंकि हो सकता है कि बीच बीच में हम लोग लाइव क्लास दें, तो पॉलिटेक्निक एकेडमी में लोड बहुत ज़्यादा है, 25,000 26,000 बच्चा तो ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, और हम लोग का कोर्स सब्सक्राइबर लगभग 10,000 है, तो लोड काफ़ी ज़्यादा महसूस कर सकते हो। जय मैकेनिकल पर मैकेनिकल और सिविल वालों की क्लास चलती है, तो इसमें लोड थोड़ा सा कम रहता है, तो इस पर ले लेना, और आगे के कोर्सेज तुम्हारे इसी पर चलेंगे भी। तो इसलिए जय मैकेनिकल के ऐप को डाउनलोड करना और वहीं से जाके परचेस करना, ठीक है। बस हम यही कहेंगे, और ज़्यादा हम क्या कहेंगे, बाकी तो तुम समझदार हो, स्टूडेंट हो, सब जानते हो, सबके बारे में जानते हो।
और तुम्हारे सीनियर हैं वो भी सब जानते हैं और सबके बारे में जानते हैं, इसलिए उनसे मिलिएगा, पूछिएगा कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन से पढ़ना है। सीनियर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, गुड डे।